साथियों आज की क्लास में ठोस अवस्था का हम एक ही क्लास में चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल से को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, देखिए ठोस अवस्था चूँकि चैप्टर का नाम है इसलिए इस चैप्टर में साथियों हमें ठोस के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो पहले हमें मालूम होना चाहिए ठोस क्या होता है। तो देखिए हम पहले ठोस के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए ठोस क्या होता है, तो आप देखे होंगे आसपास कोई भी वस्तु जिसे छूने में साथियों क्या उसे दबाते हैं लेकिन वो दबता नहीं है, मतलब उसका आकार है क्या साथियों निश्चित, मतलब उसके आकार में साथियों आप परिवर्तन नहीं लगा जिसका साथियों जिसका आकार एवं आयतन साथियों निश्चित होता है साथियों, वह हमारा क्या कहलाता है, निश्चित होता है, वह हमारा साथियों ठोस कहलाता है। ठीक है, ठोस कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए साथियों हम लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे NaCl साथियों, ग्रेफाइड हो जाएगा साथियों, आयोडीन हो जाएगा, मानी बहुत सारे ऐसे चीज़ हम लिख सकते हैं, जैसे हीरा लिख सकते हैं, बहुत सारे चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, ये हमारे सभी क्या ठोस के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है साथियों ठोस के प्रकार। ठीक है, ठोस के प्रकार साथियों कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ठोस हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठोस के प्रकार कितने हो, दो होते हैं। पहला जो ठोस होता है वह क्रिस्टलीय ठोस मान लीजिए। क्या साथियों, क्रिस्टलीय ठोस हमारा पहला ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है साथियों, क्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो देखिए जिस ठोस की जो व्यवस्था होती है साथियों वह निश्चित होती है, मतलब सुव्यवस्थित होता है। ठीक है, सुव्यवस्थित कहने करते हैं अभी हम आपको बताएं। ठीक है साथियों, जिस ठोस की साथियों जिसकी यहाँ पर लिख सकते डायरेक्ट लेता है, जिसकी अवयवी कण साथियों क्या, अवयवी कण सुव्यवस्थित हो। ठीक है साथियों, व्यवस्थित हो, जिसका अवयवी कण सुव्यवस्थित हो। ठीक है साथियों, वह क्या सुव्यवस्थित हो उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम इस चित्र बनाते हैं पहले। ठीक है साथियों, मान के चलिए क्या है साथियों, यह हमारा ठोस है तो किस प्रकार का ठोस है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए साथियों यह क्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि देखिए इसका जो व्यवस्था है साथियों वह निश्चित क्रम में। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इसकी व्यवस्था क्या होगी, तो आप बताइएगा नहीं इसी तरह का व्यवस्था होगी। ठीक है, इसी तरह का क्या होगी, व्यवस्था होगी, अर्थात ये साथियों क्या होगी, यह दीर्घ परासी होगी। दीर्घ परासी मतलब साथियों यह बहुत दूर दूर तक ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है साथियों, दीर्घ परासी हो गए, क्रिस्टलीय और दीर्घ परासी होते हैं, आपको लिख देना है। ठीक है, दूसरा का गुण क्या लिख सकते हैं साथियों, ये साथियों विषम दैशिकता को दर्शाता है। ठीक है, विषम साथियों दैशिकता को यह दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए इन दो जो साथियों हमारा क्रिस्टलीय ठोस है, इस क्रिस्टलीय ठोस को हम साथियों वास्तविक ठोस भी कहते हैं, ये साथियों इसके गुण है, वास्तविक ठोस भी कहते हैं। ठीक है, इनका जो साथियों आपको लिखना होगा, इनका जो साथियों गलनांक जो होता है, यह गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। इनका गलनांक आपको लिख दें, गलनांक उच्च होता है। ठीक है, गलनांक उच्च होता है। ठीक है साथियों, गलनांक उच्च होता है। ये सभी इसके क्या है, गुण है। ठीक है, अगला जो ठोस आता है साथियों वह क्या आता है हमारे साथ, वो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है साथियों, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस, ये अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो जिसकी व्यवस्था साथियों सुव्यवस्थित नहीं होती है। ठीक है, जिसकी व्यवस्था मतलब अवयवी कण की व्यवस्था साथियों, व्यवस्था जो होगी साथियों वह अच्छी नहीं होगी, मतलब सुव्यवस्थित नहीं होगी। लिखते सुव्यवस्थित नहीं होती है। ठीक है साथियों, नहीं होती है, सुव्यवस्थित नहीं होती है, वह क्या कहलाता है हमारे साथियों, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ठीक है, जैसे हम इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, देखिए मान के चलिए हम जैसे मन तैसे बना सकते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है साथियों, जैसे मन तैसे हम गोला देकर क्या बना सकते हैं, इसका कोई निश्चित आकार ही नहीं है। ठीक है साथियों, आप देख रहे हैं कि जैसे मन तैसे, यानी साथियों क्या है, यह हमारा अक्रिस्टलीय, क्योंकि इसमें निश्चित व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और इसीलिए साथियों इसे क्या कहा जाता है, यह लघु परासी होता है। लघु परासी मतलब इनका जो आकार होता है साथियों कुछ ही ठैया क्या होता है, सेम होता है। ठीक है साथियों, जैसे यहाँ सेम है लेकिन यहाँ पर देखिए क्या अलग अलग है। ठीक है, इसलिए साथियों ये क्या होते हैं, लघु परासी होते हैं। ठीक है, लघु परासी होते हैं, लिख सकते हैं। और ये साथियों क्या होते हैं, समदैशिकता को दर्शाते हैं। ठीक है, समदैशिकता को दर्शाते हैं, और इन ठोस को साथियों काल्पनिक ठोस या आभासी ठोस भी कहा जाता है। ठीक है, काल्पनिक ठोस या आभासी ठोस कहा जाता है।
और इनका जो साथियों गलनांक होता है निम्न होता है, ठीक है। गलनांक कैसा होता है? निम्न होता है, निम्न होता है, ये लिख सकते हैं इसका ठोस, ठीक है साथियों। अब देखिए अगला क्या है साथियों, अब जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए हम क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार यहाँ पर हम लिखते हैं साथियों, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, ठीक है साथियों। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने होते हैं? तो हमने बताया साथियों 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो ठोस आता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला ठोस साथियों आणविक ठोस, आणविक ठोस होता है, आणविक ठोस होता है। तो देखिए आणविक ठोस मतलब आणविक क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। आणविक ठोस क्या होता है? जिसके जो सो तो अवयवी कण अणु के होते हैं। अवयवी कण किसके होते हैं साथियों? अवयवी कण जो साथियों अवयवी कण अणु के होते हैं वह क्या कहलाते हैं साथियों? आणविक ठोस हमारे कहलाते हैं, ठीक है। वह हमारे आणविक ठोस कहलाते हैं। अब देखिए अगला जो ठोस आता है कौन है साथियों? अगला ठोस है हमारा क्या? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस होता है साथियों। अब देखिए आयनिक ठोस क्या होता है? तो जिसके साथियों अवयवी कण आयन को होते हैं, ठीक है। अवयवी कण, अवयवी कण साथियों किसके होते हैं? आयन को होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? हमारे आयन के होते अवयवी हमारे आयनिक ठोस कहलाते हैं, ठीक है साथियों। अब देखिए 3 नंबर हमारा जो कि इम्पोर्टेंट है साथियों, सहसंयोजक ठोस, ठीक है। सहसंयोजक ठोस, ठीक है, सहसंयोजक ठोस। अब देखिए सहसंयोजक ठोस होते हैं जिसके अवयवी कण साथियों और किसके होते हैं? परमाणु के होते हैं। अवयवी कण परमाणु के होते हैं, ठीक है, परमाणु के होते हैं, वह साथियों हम कहलाते हैं सहसंयोजक ठोस। चौथा आता है साथियों धात्विक ठोस, ठीक है। धात्विक ठोस, ये जो धात्विक ठोस होता है साथियों किसका हो सकता है? जिसके अवयवी कण धातु धनायन के होते हैं, ठीक है। अवयवी कण धातु धनायन के होते हैं, ठीक है, धातु धनायन के होते हैं, धातु धनायन के होते हैं, वह क्या कहलाते हैं साथियों? धात्विक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। ये जो क्या है साथियों क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार है, ठीक है। और जो साथियों आपको यहाँ से पूछा जाता है सहसंयोजक ठोस होता है किस बंधन द्वारा जुड़ा होता है? तो सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है साथियों। सहसंयोजक बंध द्वारा ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये सहसंयोजक बंध द्वारा क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं आपस में, ठीक है। और जो इसका एक जो एग्जाम्पल है साथियों मतलब उदाहरण जो है क्या है वो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे आपको उदाहरण में याद रखना है हीरा, हीरा याद रखना है, और क्या रखना है साथियों? क्वार्ट्ज याद रखना है, पूछा जाता है। और ग्रेफाइट साथियों, ग्रेफाइट भी क्या है? इसका उदाहरण, ठीक है, ग्रेफाइट भी इसका उदाहरण है, ठीक है। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है साथियों। अब देखिए अगला पॉइंट क्या आता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है साथियों हम लोगों का जालक, जालक बिंदु, ठीक है साथियों। जालक बिंदु क्या होता है उससे हम समझते हैं। जालक बिंदु क्या होता है साथियों? देखिए यहाँ पर जालक बिंदु, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं, आपको समझिएगा यहाँ पर, ठीक है साथियों। यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं, देखिएगा, ठीक है। ये साथियों चित्र बनाते हैं, ये समझिए क्या एक क्रिस्टल है साथियों, ये क्या है? क्रिस्टल है। और इसके जो अवयवी कण है साथियों, इसके अवयवी कण देखिए कोने पर है, ठीक है। अवयवी कण साथियों किसके? कोने पर है। ये कोने पर हम क्या अवयवी कण को दर्शा रहे एक बिंदु के द्वारा, किसके द्वारा दर्शा रहे साथियों? बिंदु के द्वारा। और जब बिंदु के द्वारा अवयवी कण को दर्शाया जाता है वही क्या कहलाता है साथियों? हमारा जालक बिंदु कहलाता है, ठीक है साथियों। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे जालक बिंदु कहलाएंगे, ठीक है। जालक बिंदु समझ गए। जालक बिंदु आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता इसका परिभाषा, ठीक है साथियों। अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है साथियों वो क्या है साथियों? एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, कोष्टिका जो साथियों देखिए एकक कोष्टिका क्या होता है? तो देखिए जो हम ये चित्र बनाए साथियों, जो ये चित्र बनते हैं यही चित्र क्या कहलाएगा साथियों? एकक कोष्टिका कहलाएगा, ठीक है। एकक कोष्टिका कहलाता है, एकक कोष्टिका कहलाता है, ठीक है, एकक कोष्टिका कहलाता है। अगला देखिए टॉपिक, अगला जो साथियों है वह क्या है? जालक बिंदु, सॉरी जालक, जालक क्रिस्टल, ठीक है, जालक क्रिस्टल है साथियों, जालक क्रिस्टल। तो देखिए साथियों ये जो हम जालक बिंदु बनाए इसी जालक बिंदु को, सॉरी यह जो एकक कोष्टिका हम बनाए इसी एकक कोष्टिका को बार बार दोहराकर जिस हम त्रिविमीय आकृति का निर्माण करते हैं, जिस त्रिविमीय आकृति का निर्माण करते हैं साथियों वही क्या कहलाता है? हमारा वह जालक क्रिस्टल कहलाता है, ठीक है साथियों। वह क्या कहलाता है? जालक क्रिस्टल कहलाता है, ठीक है साथियों। समझ गए? ये तीनों बातें आपको इम्पोर्टेंट समझना चाहिए।
अब देखिए जो साथियों अगला जो टॉपिक है साथियों आता है एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका, ठीक है साथियों, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका जो साथियों होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है साथियों। एकक कोष्ठिका कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला साथियों होते हैं वो आध या सरल घनीय एकक कोष्ठिका, आध एकक कोष्ठिका लिखते हैं साथियों, ये आध एकक कोष्ठिका, ठीक है साथियों। दूसरा का होता है साथियों केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है साथियों, तो देखिए यहाँ से पहले आध एकक कोष्ठिका को समझते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं साथियों। इसमें साथियों जो होते हैं अवयवी कण जो होते हैं साथियों केवल कोने पर होते हैं, ठीक है। अवयवी कण केवल कोने पर होते हैं, जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको। इसमें अवयवी कण कहाँ पर होते हैं, केवल कोने पर होते हैं। केवल कोने पर होंगे तो वो क्या कहलाएगा साथियों, तो हमारा कहलाएगा आध एकक कोष्ठिका, ठीक है। और देखिए केंद्रित एकक कोष्ठिका में साथियों अवयवी कण कोने का अतिरिक्त तो फलक पर भी हो सकते हैं। फलक बोले तो ये हो सकते हैं साथियों, केंद्र बोले तो इसके अंदर हो सकते हैं, और आमने सामने होते हैं, माने फलक के आमने सामने भी, मतलब यहाँ पर भी हो सकते हैं, इसके नीचे भी, या यहाँ पर या इसके सामने और ठीक इसके सामने इधर भी हो सकते हैं, ठीक है साथियों। यह कहलाता है केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है, केंद्रित एकक कोष्ठिका। और ये जो केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है साथियों ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। वो 3 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, तो साथियों पहला होता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरा का होता है साथियों अंत एकक कोष्ठिका, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, अथवा और जो तीसरा होता है अंत एकक कोष्ठिका, ठीक है साथियों, अंत एकक कोष्ठिका होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है, अब देखिए आगे इसके बारे में क्या है, अब देखिए इसके बारे में हम संरचना के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। फलक एकक कोष्ठिका में क्या होता है साथियों, तो देखिए यहाँ पर हम जैसे कि चित्र बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हम चित्र बना रहे हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर चित्र में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर साथियों हम बना रहे हैं, तो इसमें क्या साथियों, इसमें कोने पर है साथियों, तो बिल्कुल कोने पर हमारे परमाणु है, मतलब अणु या आयन, मतलब अवयवी कण है, ठीक है, ये समझिए, ठीक है। देखिए फलक कितने होते हैं साथियों, 6, मतलब इसमें 6 फलक पर भी होंगे, ठीक है। मतलब ये जो 6 फलक है साथियों इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी, आमने सामने भी हो सकते हैं, ठीक है साथियों, सामने भी इस तरह से हो सकते हैं फलक पर, ठीक है साथियों। 3D में जब समझिएगा तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है साथियों, इसमें केंद्र पर भी बन जाते हैं, ठीक है। इसमें साथियों जो होते हैं अवयवी कण केंद्र पर चल जाते हैं, केंद्र पर माने कोने का अतिरिक्त केंद्र पर भी चले जाते हैं, कोने का अतिरिक्त साथियों कहाँ पर चले जाते हैं, केंद्र पर भी चले जाते हैं। तो देखिए केंद्र पर कैसे जाएंगे, तो देखिए केंद्र पर ये चल गया, ठीक है, केंद्र पर चला गया। अब देखिए अंत, इसमें क्या होता है साथियों, इसमें साथियों कोने पर तो रहबे करेगा, कोने पर तो रहबे करेगा, किसी भी स्थिति में कोने पर रहेगा, ठीक है। तो कोने पर बना देते हैं पहले, देखिए कोने पर हम बना रहे हैं, ठीक है साथियों। और अभी तक वीडियो को लाइक ना किया तो ज़रूर लाइक कर लीजिए, ठीक है साथियों। देखिए इसमें साथियों 2 फलकों के आमने सामने रह सकते हैं, या तो इसके सामने बनाए, या इसके सामने, या इसके सामने, या उसके जो अंदर है साथियों उसके सामने आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं वह सीधे आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है, सीधे साथियों के इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए है। अब देखिए इसमें साथियों एक इसमें देखिए इसको हम क्या कहते हैं, ACC कहते हैं, ठीक है साथियों। इसको हम FCC कहते हैं, ठीक है, इसको हम FCC कहते हैं, इसको हम BCC कहते हैं, और इसको हम साथियों ECC कहते हैं, ठीक है, ECC कहते हैं। अब देखिए यहाँ से ACC में साथियों जो होते हैं अवयवी कण, मतलब कोने पर परमाणु की जो संख्या होती है कितनी होती है, कोने पर परमाणु की संख्या देखिए कितनी होती है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कोने पर जो होते हैं साथियों, कोने पर परमाणु कितने हुए, इसमें परमाणु चाहे आयन अवयवी कण, ठीक है समझ, मतलब मुख्य रूप से समझिए कोने पर जो है अवयवी कण कितने, 8 है, ठीक है। इसमें देखिए कोने पर साथियों अवयवी कण भी 8 है, और फलक पर साथियों इसमें कोने पर कितने हैं, तो कहिएगा कोने पर तो 8 है, तो ये कोने पर कितने हैं, तो कोने पर 8 है, ठीक है। और साथ ही इसमें फलक पर भी है, ठीक है, तो फलक पर कितने हैं, तो फलक पर कहिएगा 6 गो है, ठीक है, फलक पर कितने हैं, 6 गो। इसमें साथियों कोने पर कितने हैं, तो कहिए कोने पर है साथियों 8 गो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए इसमें साथियों क्या है, वो केंद्र पर आ जाता है, ठीक है, इसमें केंद्र पर आ जाता है, केंद्र पर का एगो है, ठीक है साथियों, केंद्र पर का एगो है।
अब देखिए इस पर साथियों कोने पर कौ गए, तो कोने पर कहिएगा 8 गो है। अब देखिए फलक पर कौ गए, तो देखिए साथियों फलक पर कितने हैं, 2 गए, ठीक है 2 गए नु, कहिए बिल्कुल 2 गए। अब देखिए इसमें जो होता है कुल परमाणु संख्या कितनी होगी, 8। इसमें कुल साथियों जो कुल संख्या होगी कितनी होगी, जोड़ेंगे तो 8 से कितने हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है साथियों 14 हो जाएगा। इसमें कितने हो जाएगा, 9 गो हो जाएगा। इसमें कुल संख्या कितनी हो जाएगा, 10 गो हो जाएगा, ठीक है साथियों इसमें कुल संख्या कितनी हो जाएगा, 10 गो हो जाएगा, तो कहिए बिल्कुल 10 गो हो जाएगा। अब देखिए साथियों इसमें समझने वाली क्या बात है, अब यहाँ से नोट में हम जो लिखा रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिए, नोट पर ध्यान दीजिए कि जो साथियों कोने पर साथियों जो अवयवी कणों का योगदान, कोने पर अवयवी कण का योगदान, अवयवी कण का योगदान, ठीक है साथियों योगदान कितना होता है, तो देखिए योगदान कितना होता है, तो कोने पर साथियों 1/8 होता है, ठीक है कोने पर 1/8 होता है। फलक पर कितना होता है, देखिए फलक पर कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। और साथियों केंद्र पर कितना होता है, देखिए केंद्र पर होता है साथियों 1, ठीक है। तो कहिए कैसे, तो देखिए जो 3D में यदि हम समझते हैं, 3D में तो एक के ऊपर ये एक क्या साथियों जुड़े रहेंगे, जिसके कारण यह 1/8 को दर्शाता है, ठीक है। मतलब एगो साथियों कण में साथियों 8 गो भाग हो, 8वां भाग कोने पर है, ठीक है 8वां भाग क्या है साथियों, कोने पर है। अब फलक पर क्या होगा, 1/2, मतलब फलक पर साथियों आधा में से, मतलब एगो में से आधा है फल क्या है साथियों, फलक पर है। केंद्र पर, क्योंकि केंद्र पर साथियों बीचा में है, तो इसलिए क्या होगा, एगो तो रहबे करेगा, ठीक है एगो तो रहबे करेगा। अब देखिए आगे हम समझते हैं, आगे साथियों आगे क्या समझना है आप सभी को, देखिए यहाँ पर आगे साथियों इसमें से जो इम्पोर्टेंट आता है साथियों, अब इम्पोर्टेंट हम लिख सकते हैं संकुलन क्षमता, ठीक है साथियों संकुलन क्षमता, ठीक है संकुलन क्षमता। तो देखिए संकुलन क्षमता क्या होती है, समझिए संकुलन क्षमता होती है साथियों कि मान के चलिए जिस हम घर में पढ़ा रहे हैं, उस घर में से आधा घर में साथियों क्या है, सामान भरा हुआ है, तो आधा घर बचा, और जो सामान भरा हुआ है वह जो साथियों उसकी जो मात्रा हुई है साथियों, वही क्या उसकी प्रतिशत मात्रा, वही संकुलन क्षमता कहलाती है, ठीक है साथियों। उसी प्रकार किसी क्रिस्टल में जितने परमाणु अपने उस क्रिस्टल में अपने स्थान को घेर रखे हैं, तो उसकी जो प्रतिशत मात्रा कहलाती है वह क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है, ठीक है संकुलन क्षमता कहलाती है, समझिए। अब देखिए एसीसी में संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो देखिए एसीसी में संकुलन क्षमता होती है साथियों हमारी कितनी होती है, आप जानते हो कि 52% होती है। एसीसी में संकुलन क्षमता मतलब भरा हुए स्थान की संख्या, भरे हुए प्रतिशत 52%, ठीक है। अब देखिए एफसीसी में ठीक है साथियों, और यहाँ पर लिख सकते हैं बीसीसी में, ठीक है बीसीसी में। तो देखिए एफसीसी में साथियों कितनी होती है, एफसीसी में होती है साथियों हमारे कितनी होती है, तो एफसीसी में 74% होती है, ठीक है 74%। बीसीसी में होती है 68%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इतना जो साथियों क्या है स्थान भरा हुआ है, इतना जो क्रिस्टल में स्थान क्या है साथियों भरा हुआ है, ठीक है भरा हुआ है, तो खाली भी तो होगा, तो खाली देखिए 100 में से 52 घटे यानी 48% स्थान क्या है साथियों खाली होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि एसएससी में जो रिक्त स्थान कितना होता है, तो 48%। एफसीसी में रिक्त स्थान कितना होता है आपको बताना होगा 26%। बीसीसी में जो रिक्त स्थान कितना होता है, तो 32% आपको बताना होगा, ठीक है। इस तरह से हमने इतना टॉपिक कंप्लीट किया है, ठीक है साथियों। अब देखिए आगे हम क्या इस पर बात कर सकते हैं, आगे समझते हैं। अगला हमारा टॉपिक है साथियों परमाणु त्रिज्या, ठीक है साथियों मतलब जो हमने कण पढ़ा है, ठीक है साथियों देखिए हम डालते हैं परमाणु त्रिज्या, ठीक है साथियों परमाणु त्रिज्या। देखिए हमने एसएससी का चित्र कैसा बनाया था, तो देखिए एसएससी का चित्र हमने ऐसे बनाया था, हम ऐसा नहीं बनाएंगे, आप देखिए बड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है साथियों ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो रियल में जो चित्र होता है साथियों ऐसा ही होता है, ठीक है एसएससी का कहिए, बीसीसी का कहिए, एफसीसी का कहिए, ठीक है साथियों। यह किसका चित्र है साथियों, एसएससी का चित्र है, ठीक है। अब देखिए एफसीसी का हम बनाते हैं, ठीक है एफसीसी का बनाते हैं, तो साथियों यहाँ पर यह होगा, और उसका क्या होता है एक फलक पर भी होता है, ठीक है साथियों एक फलक पर भी होता है। ये जो साथियों जो गोला रहेगा आपस में सटा हुआ रहेगा, हम ऐसे बना रहे हैं इसलिए साथियों वो हो जाए ऐसा हो जा रहा है, लेकिन ये जो गोला रहेगा साथियों वह सटा हुआ रहेगा, ठीक है। और इसमें साथियों वो क्या होता है साथियों केंद्र पर भी होता है, केंद्र पर भी होता है, तो ये बिल्कुल होता है, तो ठीक है। अब देखिए इसमें साथियों केंद्र पर है, तो देखिए इसकी जो यहाँ पर साथियों त्रिज्या है साथियों इसकी त्रिज्या में बताना है, ठीक है साथियों यही क्या है आर को बताना है, ठीक है साथियों इसी आर को बताना है। तो देखिए एसीसी के लिए जो आर होता है साथियों आर बराबर सूत्र होता है ए बटे में 2 ए क्या है साथियों, तो देखिए ये जो इसका केंद्र है साथियों
इसका केंद्र और इसके केंद्र के बीच की दूरी को मान लेते हैं ए, यही साथियों ए है, ठीक है साथियों। इसी में साथियों इसी प्रकार इसी में हम मान लेते हैं ए, और इसके केंद्र को भी मान लेते हैं साथियों ए, ठीक है। इस तरह मान लिए। अब देखिए, और इसमें त्रिज्या बतानी है, इसमें आपको त्रिज्या बतानी है और इसमें आपको त्रिज्या बतानी है, ठीक है साथियों। इसमें यह क्या साथियों बीसीसी का चित्र है, यह आपसे एफसीसी का, दोनों का चित्र एक जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है साथियों, है नहीं, क्योंकि यह साथियों केंद्र पर है, यह फलक पर है, ठीक है साथियों। यह फलक पर है, यह केंद्र पर है। अब देखिए यहाँ पर एफसीसी के लिए जो साथियों सूत्र हो जाता है त्रिज्या आर बराबर हो जाता है ए बटे में 2√2, ठीक है। ये साथियों सभी ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है साथियों, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनेगा, ठीक है। यहाँ से साथियों आर बराबर जो सूत्र होता है √3a/4 होता है, ठीक है। √3a/4 हो जाता है, ठीक है साथियों। इतना समझ गए, इतना ही पढ़ना था हमें एकक कोष्ठिका के बारे में, ठीक है। इतना ही एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ना था। अब देखिए हम पढ़ते हैं निविड़ संकुलन साथियों पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं साथियों निविड़ संकुलन क्या होता है। तो देखिए निविड़ संकुलन साथियों, जो आप जानते हैं कि जो ठोस होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं आपस में संगनता से जुड़े रहते हैं और उनके बीच साथियों रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है, न के बराबर होते हैं। इसी को साथियों क्या कहता है, निविड़ संकुलन कहा जाता है। साथियों इसी को क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन कहा जाता है, ठीक है। और निविड़ जो संकुलन होता है साथियों वह कितने प्रकार का होता है आप देखिए। पहला यदि हम बांटें तो इसको हम एक बीमीय, द्विबीमीय, त्रिबीमीय, ठीक है साथियों। तो एक बीमीय हम बांट देते हैं, क लिखते हैं साथियों एक बीमीय निविड़ संकुलन, ठीक है साथियों। हम निविड़ संकुलन नहीं दर्शा रहे, एक बीमीय निविड़ संकुलन क्या होता है। तो देखिए मान के चलिए ये अवयवी कण है, इस एक बीमीय निविड़ संकुलन में याद रखिएगा जो साथियों अवयवी कण होते हैं उनको एक पंक्ति के द्वारा लिखा जाता है। अवयवी कण को किसके द्वारा लिखा जाता है साथियों, पंक्ति के द्वारा, ठीक है। मतलब इसमें देखिए इस तरह से हम क्या लिख दिए, यही साथियों बन गया हमारा क्या, एक बीमीय निविड़ संकुलन। एक बीमीय निविड़ संकुलन का यह चित्र है, आपको लिख देना है साथियों। इसमें अवयवी कण क्या साथियों, एक पंक्ति के द्वारा, एक पंक्ति में साथियों क्या रहता है, एक पंक्ति में रहता है, एक पंक्ति में जुड़े रहते हैं संगनता से, ठीक है साथियों। मान चलिए क्या साथियों ये है, ठीक है। यह क्या है साथियों, एक बीमीय निविड़ संकुलन है, ठीक है। अब आपको बताते हैं ठीक है साथियों द्विबीमीय निविड़ संकुलन, ठीक है साथियों। द्विबीमीय निविड़ संकुलन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर साथियों इसमें साथियों एक बीमीय मतलब समझिए क्या रहते हैं, उसमें लंबाई होगा क्या तो ऊंचाई होगा, ठीक है साथियों, या चौड़ाई होगा, ठीक है। और द्विबीमीय मतलब उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा, ठीक है। यानी देखिए द्विबीमीय का चित्र बनाते हैं तो इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम चित्र बना सकते हैं। ये जो कण होंगे देखिए साथियों आपस में सेम देखिए ऊपर वाला का फोटोकॉपी नीचे वाला रख देना, ठीक है साथियों। हम चित्र बढ़िया से नहीं बना पाए, लेकिन आपको क्या करना है, ऊपर वाला का फोटोकॉपी नीचे रहना चाहिए, नीचे वाला का फोटोकॉपी ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। यानी ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब ये सेम सामने सामने रख दिया, ठीक है साथियों। ये बन गया साथियों द्विबीमीय निविड़ संकुलन, ठीक है साथियों। द्विबीमीय निविड़ संकुलन बन गया, ठीक है। और ये द्विबीमीय निविड़ संकुलन जो होता है साथियों ये दो तरह का होता है, ठीक है साथियों। कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। पहला जो होता है साथियों, वर्ग निविड़ संकुलन, ठीक है साथियों। वर्ग निविड़ संकुलन, वर्ग निविड़ द्विबीमीय संकुलन इसे पूरा कह सकते हैं, ठीक है साथियों। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो देखिए इसके अवयवी कण देखिए बनाते हैं बड़े बड़े, अब की बार इसके अवयवी कण साथियों इस तरह से होंगे, सामने सामने ठीक का सामने हम रखेंगे, ठीक है साथियों। ठीक सामने हम इसके अवयवी कण को रखेंगे सजाकर। तो देखिए हम किसी एगो गोला को साथियों केंद्र मान लेते हैं, मान चलिए हम इसको केंद्र मान लिया, ठीक है। तो इसको यदि हम घेरते हैं तो ये कितने गोला से घेरा जाता है, तो देखिए यहाँ से इसके केंद्र से मिला है, ठीक है। और इसके केंद्र को मिला दिए और यहाँ से देखिए हम इसको बना दिए, ठीक है साथियों। देखिए यहाँ पर वर्ग बन रहा है इसलिए इसे वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है। और इसमें पूछा जाता है साथियों वर्ग निविड़ संकुलन में जो उप सहसंयोजन संख्या कितनी होते हैं, उप सहसंयोजन संख्या। तो उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, तो देखिए किसी भी जो साथियों कण को वो क्या केंद्र मानकर, किसी भी कण को केंद्र मानकर उसके आसपास जितने भी कण होंगे उनकी संख्याएं क्या कहलाती है, उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है, ठीक है। उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे आपको केंद्र मान लिया जाए और आपके जितने भी पड़ोसी होंगे साथियों क्या उप सहसंयोजन संख्या कहलाएंगे, ठीक है। तो इसको केंद्र मान के कितने बचे, तो इधर है साथियों
एगो ऊपर है, एगो इधर है, एगो इधर है, मतलब 4 गो। इसका उप संयोजक संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब देखिए अगला क्या आता है साथियों, अगला आता है षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलन। षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलन क्या होता है? तो देखिए इसके अवयवी कोण को साथियों हम किस तरह से लिखेंगे? तो देखिए इसके अवयवी कोण को साथियों देखिए सजाते हैं कैसे। इसमें साथियों देखिए यह भी ए है, यह भी ए है, यह भी ए है। ठीक है। तो देखिए इसमें जो रिक्त स्थान है इसके यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, इसके रिक्त स्थानों में घुसा देंगे इसको। ठीक है। अब देखिए यह साथियों ए है, मान चलिए इसको हम मान लेते हैं साथियों बी। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या? बी। ठीक है, इसको बी मान लेते हैं, तो यह पिन ए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब ए जैसे वैसे लिखेंगे। ठीक है साथियों, ए जैसे इसी तरह क्या साथियों दर्शाते चलते। ये क्या होगा साथियों? हमारा ए हो गया। ठीक है, यह क्या हो गया? हमारा ए हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या साथियों एगो का केंद्र मान लेते हैं, एगो का केंद्र मान लेते हैं। मान चलिए हम इसको केंद्र मान लेते हैं। ठीक है साथियों, इसको केंद्र मान लेते हैं। तो इसको केंद्र मान कर यदि हम खींचेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा? ठीक है, कितना मिलेगा साथियों? तो देखिए यहाँ पर षष्ठ कोण का निर्माण हो रहा है। ठीक है साथियों, षष्ठ कोण का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। ठीक है साथियों, यदि इसको हम उप संयोजन संख्या की बात किया जाता है, उप संयोजन संख्या, तो आप बताइए उप संयोजन संख्या कितनी होगी? तो कहिए उप संयोजन संख्या कितनी? 6 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें उप संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? 6 हो जाएगी। ठीक है साथियों, 6 इसमें उप संयोजन संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब जो तीसरा होता है साथियों वो त्रिविम में निविड़ संकुलन होता है। त्रिविम में ऐसे ही होता है, लेकिन त्रिविम में साथियों देखिए यह हम क्या बताएं द्विविम, मतलब इस तरह से हम जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे। लेकिन त्रिविम में तो एक के ऊपर एक रखेंगे। ठीक है साथियों, एक के ऊपर एक रखेंगे त्रिविम में। तो त्रिविम में हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, वहाँ से प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है। प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? देखिए यहाँ से प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ और अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ। ठीक है साथियों, चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ, चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ। ठीक है, आपसे पूछा जाता है चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ क्या होती है? तो देखिए चतुष्फलकीय रिक्तिका वे होते हैं तो जिनमें 4 गोले आपस में संपर्क से बने होते हैं। ठीक है साथियों, 4 गोले आपस में संपर्क से जो रिक्तिका का निर्माण होता है वह कहलाता है साथियों चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ। ठीक है। अब देखिए इसका जो हम चित्र बनाए मतलब 4 गोलों के संपर्क से, 4 गोलों के संपर्क से। ठीक है साथियों, संपर्क से जिसका निर्माण होता है चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ कहलाती है। ठीक है, इसका जो चित्र बनाते हैं तो देखिए मान के चलिए यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पर एक गोला है। ठीक है, यहाँ पर एक गोला है और एक गोला साथियों इसके ऊपर है। ठीक है, ऊपर है तो 4 को गोला, तो यहाँ पर बनना है साथियों। यदि भीतर से देखें क्या खाली स्थान बना है ना, तो वही क्या है साथियों 4 गोले का स्पर्श से बना, इसको कहते हैं चतुष्फलकीय हमें क्या रिक्तिका कहते हैं। इसमें जो आपका समन्वय संख्या होता है साथियों, समन्वय संख्या कैसे उप संयोजक संख्या बात बराबर है। ठीक है साथियों, समन्वय जो संख्या होता है 4 होता है। ठीक है, समन्वय संख्या कितने होता है? 4 होता है। अगला जो होता है साथियों वो हमारा अष्टफलकीय रिक्तिका है। ठीक है, अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ। ठीक है, अष्टफलकीय रिक्तिका होते हैं जिनमें 6 गोले से क्या संपर्क से जो रिक्तिकाएँ बनती है। ठीक है साथियों, 6 गोलों के संपर्क से, 6 गोले के संपर्क से, जैसे कि देखिए मान के चलिए हम चित्र पहले बनाए हैं जैसे वैसे ही बनाएंगे। अब देखिए ये चित्रवा को उलट कर रख दें, मतलब हाई वाला ऊपर भेज देंगे गोलवा के एगो और नीचे गोलवा दूगो। ठीक है, मैंने गोलवा दूगो। ठीक है, मतलब इस तरह से बनता है। तो 6 गोलों के संपर्क से हमें क्या बनता है साथियों? बनता है हमारा अष्टफलकीय रिक्तिका है। ठीक है साथियों, अष्टफलकीय रिक्तिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, समझ गए। चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ क्या होती है, अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ क्या होती है। अब देखिए हम आगे जो पढ़ते हैं, आगे क्या आता है हम लोगों का, आगे जो टॉपिक आता है साथियों क्रिस्टल में अपूर्णताएं। क्रिस्टल में अपूर्णताएं मतलब क्रिस्टल में क्या साथियों दोष, जो कहाँ से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्रिस्टल में अपूर्णताएं, क्रिस्टल में अपूर्णताएं, अपूर्णताएं। ठीक है साथियों, तो देखिए क्रिस्टल में अपूर्णताएं क्या होती है? तो कोई भी क्रिस्टल हो साथियों, कोई भी क्रिस्टल में उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा दोष पा ही जाता है। ठीक है, उसी दोष को साथियों क्रिस्टल में क्या कहते हैं? अपूर्णताएं कहा जाता है। ठीक है, और जो क्रिस्टल में अपूर्णताएं होते हैं साथियों, ये साथियों हमारे कितने तरह की होती है? वो 3 तरह की होती है। ठीक है, क्रिस्टल में अपूर्णताएं कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। ठीक है, देखिए एक होता है साथियों बिंदु दोष, बिंदु दोष से एक होता है साथियों पंक्ति दोष, एक होता है साथियों सतह दोष। ठीक है, सतह दोष होता है। बिंदु दोष में क्या होता है साथियों, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है साथियों, पूछा जाता है यहाँ से। बिंदु दोष में जो अवयवी कोण होते हैं साथियों, अवयवी कोण
जहाँ मन तहाँ से गायब हो जाते हैं, जहाँ मन तहाँ से गायब हो जाता है वह क्या कहलाता है साथियों, बिंदु दोष कहलाता है। पंक्ति दोष मतलब पूरा पंक्ति ही गायब, सतह दोष मतलब पूरा पूरा से गायब, ठीक है, मतलब पूरा क्रिस्टल गायब, वह क्या आता है, सतह दोष कहलाता है, ठीक है साथियों। अब देखिए बिंदु दोष साथियों जो पूछा जाता है, बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए बिंदु दोष साथियों ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। वह रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष होता है साथियों एगो, और रस समीकरण मितीय दोष, और रस समीकरण मितीय दोष होता है एगो, ठीक है साथियों। एगो होता है साथियों अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष होता है, ठीक है। एक होता है क्या, अशुद्धता दोष, ये होता है, ठीक है। देखिए साथियों हम डीप में नहीं जाएंगे, हम अब बताते हैं आपको साथियों जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, शॉर्ट की दोष, ठीक है। शॉर्ट की दोष क्या होता है, तो देखिए शॉर्ट की दोष में होता है साथियों जो अवयवी कण होते हैं, तो देखिए मान के चलिए यहाँ पर साथियों हम बनाते हैं, यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पर एक गोला है, ठीक है। इस तरह से हम क्या एक चित्र बनाते हैं, ठीक है साथियों। इस तरह से क्या इसके अवयवी कण है, भीतर के संख्या मतलब यहाँ पर ए प्लस है, यहाँ पर बी माइनस है, यहाँ पर ए प्लस है, बी माइनस है, ठीक है साथियों। ए प्लस है बी माइनस, यहाँ पर ए प्लस है बी माइनस है, ए प्लस है बी माइनस है, ठीक है साथियों। इस तरह हम क्या ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ठीक है साथियों। इस तरह से हम संरचना बनाए, ठीक है। इसमें क्या होगा साथियों, प्लस माइनस समान संख्या में अपने स्थान से क्या साथियों छोड़कर चला जाएगा, वही क्या कहलाता है, हमारा शॉर्ट की दोष कहलाता है, ठीक है। आपको क्या याद रखना, समान संख्या में जब धनायन और ऋणायन के कण अपने स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं उसी को कहा जाता है साथियों शॉर्ट की दोष, ठीक है। उसी को शॉर्ट की दोष कहा जाता है, समझ गए। अब चलिए बात करते हैं फ्रेंकल दोष पर, ठीक है साथियों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंकल दोष क्या होता है, देखिए फ्रेंकल दोष, तो देखिए फ्रेंकल दोष क्या होता है साथियों, तो देखिए जब अवयवी कण जो होते हैं साथियों, यहाँ पर देखिए इसी चित्र में समझिए, इसी चित्र में समझिए, मान के चलिए यहाँ पर साथियों जो क्या होता है, धनायन अपने स्थान से छोड़कर अंतरकाश स्थान पर चल जाते हैं, यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। जो खलिया स्थान है यही कहलाता है साथियों अंतरकाश स्थान, और धनायन जो अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान पर चल जाता है उसी को क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, पहला शॉर्ट की दोष में जो साथियों होता है, यह घनत्व कम जाता है, घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए पहले जो परमाणु थे अब उनके मतलब जो अवयवी कण थे उनकी संख्या में क्या आ गई, कमी आ गई, इसी कारण क्या हो जाता है साथियों, घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है इस दोष में, ठीक है साथियों, समझ गए। अब देखिए आगे जो बात करते हैं, आगे साथियों हम बात करें क्रिस्टल के चुंबकीय गुण पर, ठीक है साथियों। क्रिस्टल के चुंबकीय गुण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टल के चुंबकीय गुण, ठीक है साथियों, चुंबकीय गुण। तो देखिए साथियों क्रिस्टल के चुंबकीय गुण क्या होता है, तो कोई भी क्रिस्टल में क्या होता है, चुंबक के तरह क्या उनके मतलब गुण पाए जाते हैं, इसलिए क्या क्रिस्टल को चुंबकीय गुण के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे इनमें 5 तरह का गुण होता है, ठीक है साथियों, 5 तरह का पढ़ना है। तो पहला पढ़ना है साथियों हमारा अनुचुंबकीय, ठीक है साथियों, अनुचुंबकीय ठोस, ठीक है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ चाहे ठोस कहिए। तो देखिए अनुचुंबकीय क्या होता है, तो जो क्या होता है साथियों, वह किसी चुंबकीय क्षेत्र की ओर साथियों क्या आकर्षित होते हैं, ठीक है साथियों, किसी चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। आप लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है साथियों, आकर्षित होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, हमारे अनुचुंबकीय कहलाते हैं। और इनमें साथियों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण क्या होता है, यह आकर्षित होता है, ठीक है साथियों। अगला है साथियों हमारा क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है साथियों, जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते। इनमें क्यों नहीं होते, क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं, ठीक है साथियों, आकर्षित नहीं होता है, ठीक है, आकर्षित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय। इनमें क्या साथियों युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए साथियों तीसरा का आता है साथियों लौह चुंबकीय क्या होता है, आपको देखिए, तो लौह चुंबकीय साथियों चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित, लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित, की ओर प्रबलता से
प्रबलता से आकर्षित होता है वह क्या कहलाता है साथियों, वह हमारा कहलाता है लौह चुंबकीय कहलाता है, ठीक है, लौह चुंबकीय कहलाता है, ठीक है। चौथा आता है साथियों प्रति लौह चुंबकीय, ठीक है, प्रति लौह चुंबकीय क्या कहलाता है। तो देखिए प्रति लौह चुंबकीय समझने से पहले देखिए आपको डोमेन बताते हैं हम, ठीक है। डोमेन क्या होता है, तो देखिए साथियों डोमेन जो होता है वह क्या होता है, आयनों का क्या होता है, बंडल होता है। आयनों क्या होता है साथियों, बंडल होता है, उसी को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए क्या साथियों, आयनों का एक बंडल है, आयनों का बंडल। इसमें साथियों जो होता है ये लौह चुंबकीय लिए जो डोमेन होते हैं साथियों, ये वह एक ही दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं, एक ही दिशा में गति करते हैं, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित हो जाता है, ठीक है, प्रबलता से आकर्षित हो जाता है। लेकिन प्रति चुंबकीय के लिए साथियों जो होता है डोमेन, प्रति चुंबकीय के लिए डोमेन जो होता है साथियों, एगो उधर भागेगा तो एगो कहेगा हम इधर जाएंगे, ठीक है साथियों, एगो उधर भागेगा तो कहिए एगो हम इधर जाएंगे, ठीक है। इसी कारण साथियों इसमें क्या हो जाता है, यह क्या होता है साथियों, यह अच्छी तरह से क्या चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं हो पाता है, ठीक है। और जो साथियों पांचवा होता है हमारा क्या, फेरो चुंबकीय, ठीक है। फेरो चुंबकीय क्या होता है उसे समझते हैं, फेरो चुंबकीय, ठीक है साथियों। फेरो चुंबकीय में क्या होता है, डोमेन जो होता है साथियों, देखिए यहाँ पर डोमेन जो हो जाता है, डोमेन जो होता है इसमें साथियों एगो इधर भागेगा तो कहिएगा हम दो गो इधर भागेंगे, ठीक है, दो गो इधर भागेंगे, यही घटना होती है, ठीक है साथियों। इस तरह हमारा पूरा चैप्टर क्या होता है साथियों, समाप्त होता है, ठीक है साथियों। पूरा चैप्टर समझ गए कि फेरो चुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय क्या होता है, डोमेन के कारण ये सभी घटनाएं होती है, ठीक है। पूरा चैप्टर समाप्त होता है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है साथियों। चलिए धन्यवाद।